मेरा सर झुका हुआ था और आंखों से आंसू जारी थे। अब्बा के अल्फाज बाज कश बनकर मेरे दिमाग में गूंज रहे थे कि बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं, तुम इनके साथ चली जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने सर उठाया और अब्बा को खूनी नजरों से देखा। अब्बा, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम अपनी बेटी को जुए में हार दोगे। तुम बाप नहीं कसाई हो, मुझे तुमसे नफरत हो गई है। अब्बा, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अब्बा हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा मुझसे माफी मांग रहा था। वो भी रो रहा था, लेकिन मुझे इसके रोने की कोई परवाह नहीं थी। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठा था। इसे जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बैरूनी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर वही लोग खड़े थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था। एक कह रहा था, करीम बख्श, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है वरना हम अंदर घुस आएंगे। मैंने तनफ्फुर भरी नजर दरवाजे पर डाली, जैसे वो दोनों अंदर आ गए हों। अब्बा बस बार बार यही अल्फाज दोहराए जा रहा था, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। फिर अब्बा मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्ल और सूरत से ही बदमाश लगते थे। इन्होंने हवस भरी नजरों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे अब्बा रोते रोते दहलीज पर ढेर हो गया था। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। इन दोनों ओबाशों की नजरें मुझे अपने वजूद में गड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरा बाप एक जवारी था, इसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। जुए की वजह से वो घर का आधा सामान बेच चुका था। जो बचा था वो भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी बेटी को ही जुए में हार गया था। मेरी अम्मा अब्बा की इसी आदत को दिल से लगाकर फौत हो चुकी थी। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे एक कोठे पर ले गए। कोठे की नायिका को फरोख्त कर दिया। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चली गई तो नायिका ने एक लड़के को बुलाया, जीदे, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से ये यहीं रहेगी। नायिका बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी, बेंस की तरह पली हुई, चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती इस लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहाँ बहुत सी लड़कियां मौजूद थी जो सपाट नजरों से मुझे देख रही थी। मैं एक चारपाई पर बैठ गई और ससकने लगी। लड़कियां मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। इनकी नजरों में मेरे लिए तरसी एक नमक भी नहीं थी। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वो उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है इसका रोना फजूल होता है, इसलिए तुम भी ना रो और सब्र से काम लो। इसकी भी बात दुरुस्त थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरा दिल निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया था। कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया। मुझे मालूम था कि कोठों पर मुजरे के अलावा जिस्म फरोशी का काम भी होता है। वहाँ जितनी भी लड़कियां थी सब जिस्म फरोशी करती थी। कुछ ही देर हुई तो जीदा आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा कि जीदे ने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है, कि गाहक आएंगे तो नायिका इन्हें सब लड़कियों की तस्वीर दिखाएगी, जिसको जो लड़की पसंद आएगी वो इसी के साथ रात गुजारेगा। ये सुनकर तो मेरी रूह लरज़ उठी। जिस्म फरोशी के तस्वुर से ही मुझे गिन आने लगी। रात हुई तो जीदा कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, रखशंदा, आ जाओ। रखशंदा नामी लड़की जीदे के साथ चली गई और मैं थर थर कांपती रह गई। मुझे डर लग रहा था कि अभी जीदा दोबारा आएगा और नाम पुकारेगा। हो सकता है इस बार वो मेरा नाम पुकारे। मैं अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब जीदा आता और नाम पुकारता, मतलूबा लड़की इसके साथ रवाना हो जाती। इसी तरह बार बार सारी लड़कियां कमरे से चली गई और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई कि अब आखिरी गाहक आएगा तो जीदा मुझे ले जाएगा। इसी ख्याल से ही मैं कांपती रही। किसी गैर मर्द के छूने के तस्वुर से मेरी रूह फना हो जाती थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए गाहक न आया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मेरी इज्जत महफूज रखी थी। ये अल्लाह का मुझ पर करम था। अनजान जगह थी, इसीलिए रात पर मुझे नींद भी नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर
अपने अपने बिस्तर सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, इसीलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का वक्त था जब जीदे ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे न जगाया। पता नहीं क्यों। शाम हुई तो नायका कमरे में आई और सख्त लहजे में पूछने लगी, रात किस लड़की की तबीयत खराब थी? हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो नायका मेरे पास आई और मुझे सर तपाओं गौर से देखने के बाद कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत देकर खरीदा है, इसलिए तबीयत की खराबी के बहाने नहीं चलेंगे। तुमने हमेशा यही रहना है और मैं जो कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर है रोना धोना छोड़ दो और अपने घर को भूल जाओ। मैंने इसके आगे हाथ जोड़े और मिन्नतें की कि खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। नायका ने तंजिया नजरों से मुझे देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये सारी लड़कियां भी इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और ना सुनना है। आज रात एक खास गाहक आ रहा है। तुम इन सब लड़कियों में खूबसूरत हो और इस गाहक को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद है, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। जीदा तुम्हें नया सूट ला देगा। फिर वो दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने की हिदायत करती चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर अपनी किस्मत को रोने लगी। जीदे ने मुझे एक नया जोड़ा ला कर दिया जिसे मैंने ज़ेबतन कर लिया। मैं तैयार नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया था कि जो लड़की नायका की बात नहीं मानती वो इसे कूड़े मारती है। तभी मैं डर गई थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पर बैठ गई। ये सच था कि वहाँ जितनी भी लड़कियां थी, मैं इनमें सबसे छोटी, स्मार्ट और खूबसूरत थी। इसीलिए जब मैं तैयार होकर बैठी थी तो सब लड़कियां मुझे रश्क भरी नजरों से देख रही थी। रात हुई और गाहकों की आमद शुरू हो गई। जीदा हिस्ब मामूल कमरे में आकर लड़की का नाम पुकारता और वो इसके साथ चली जाती। नायका की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात एक खास गाहक आ रहा है, इसे खूबसूरत लड़कियां पसंद है, शायद वो मुझे पसंद कर ले और मुझे इसके साथ रात गुजारनी पड़े। वक्त गुजरता रहा और सारी लड़कियां कमरे से चली गईं और आखिर में मैं रह गई। इस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन जीदा मुझे बुलाने ना आया। सुबह हुई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसने एक बार फिर मेरी इज्जत बचा ली थी। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब रोजाना ऐसा ही होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गाहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरफ से तो ये अच्छा था, बस मेरे दिमाग में ये सोच आई, मैं अपने खानदान में खूबसूरती के लिहाज से मशहूर थी। मेरे कज़न मुझे रश्क भरी नजरों से देखती थी। चूंकि मेरा बाप जुआरी था, शायद इसीलिए मेरा कोई रिश्ता नहीं आया था। बाज़ औक़ात वालिदैन के बुरे ऐब लड़की की किस्मत पर बदनुमा दाग बन जाते हैं और यही दाग इनके रिश्ते में रुकावट बन जाती है। मेरी माँ तो बहुत अच्छी और साबिर औरत थी, लेकिन बाप अच्छा नहीं था। अम्मा बताती थी कि अब्बा इसका कज़न था, इसने बाप के कहने पर इससे शादी की थी। शादी के बाद इसका बुरे दोस्तों में उठना बैठना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इसे जुए की लत पड़ गई थी। कई बार वो जुए में भारी रकम जीत कर घर आता था। अम्मा कहती थी कि नबीला के अब्बा जुआ खेलना छोड़ दे, ये हराम की कमाई है, इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर जिस्म में हराम का एक लुकमा भी रह जाए तो इबादतें कबूल नहीं होती। तेरी इस बुरी आदत की वजह से नबीला का रिश्ता नहीं आएगा। अम्मा की बातें अब्बा पर असर नहीं करती थी, बल्कि वो अम्मा को डांट कर चुप कर देता था। अगर ज्यादा तू तकरार होती तो अब्बा अम्मा को मारने से भी गुरेज नहीं करता था। अब्बा कमाता नहीं था, दिन रात फाकों पर कट रहे थे। तभी अम्मा ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया था। अम्मा तनख्वाह ले आती तो अब्बा कुछ पैसे जबरदस्ती छीन लिया करते थे। अब्बा की करतूतों की वजह से ही मेरा रिश्ता नहीं आया था और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। फिर एक दिन अब्बा घर आया और रोते हुए कहने लगा कि बेटी, मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। एक तो अब्बा ने मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती कर दी थी, फिर वो मुझसे माफी भी मांग रहा था। जब इसने मुझे जुए की शर्त पर लगाया था तो इसे इस वक्त ही सोचना चाहिए था। अब तो माफी की गुंजाइश ही खत्म हो गई थी।
मैं इस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत थी। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है मैं खुद को मौत के सपुर्द कर दूं। कम से कम जिल्लत से तो बच ही जाऊंगी। लेकिन मुझे वहां से भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। नायका ने कोठे की गेट पर 2 गार्ड तैनात किए हुए थे। मुझे कोठे पर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक मैं किसी गाहक को पसंद नहीं आई थी। मैं रोजाना रात अपने बिस्तर पर जागते जागते गुजार देती और फिर सुबह ही सोती थी। सब लड़कियां भी हैरान थी कि 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद अभी तक मैं किसी गाहक को पसंद क्यों नहीं आई थी। एक लड़की ने अपनी साथी लड़की से मेरे हवाले से 6 मगोइयां भी की थी। मैं खामोशी से सुनती रही थी। मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती थी। एक बार भी अब्बा मुझसे मिलने नहीं आया था। शायद इसे मालूम नहीं था जिनके हाथों वो मुझे जुए में हारा है वो मुझे कोठे पर बेच गए हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे नायका से बात करनी चाहिए। मैं इसकी मिन्नतें करूंगी कि मुझे यहाँ से जाने दे और मैं कोई काम वगैरह करके इसके पैसे उतार दूंगी। इससे बात करने का मौका मिला तो मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन नायका किसी तरह भी ना मानी, बल्कि कहने लगी कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि तुझे छोड़ दूँ? तू तो मेरे लिए सोने की चिड़िया है। मैं कमरे में आकर बहुत रोई थी। अल्लाह से मदद मांगी थी कि वो मुझे इस दलदल से निकाल दे। जब मैं रोती थी तो जीदा मुझे तर्स भरी नजरों से देखता, लेकिन बात कोई नहीं करता था। एक रात जब सब लड़कियां अपने गाहकों के साथ रात गुजारने कमरों में चली गई तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सोचा था कि शायद मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। मैं बरामदे में पहुंची, लेकिन मुझे नायका तो कहीं दिखाई न दी, लेकिन जीते के साथ एक आदमी दिखाई दिया। इस आदमी को देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो आदमी हमारे ही मोहल्ले का था। इसका नाम शराफत था। वो मोहल्ले में मुअज़्ज़िज़ आदमी के नाम से मशहूर था। इसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। वो शादीशुदा और जवान बेटियों का बाप था। इसे कोठे पर देखकर इसकी सारी शराफत के पोल खुल गए थे। जीता इसे मेरी ही तस्वीर दिखा रहा था और कुछ कह रहा था जो मैं ना सुन सकी और कमरे में चली गई। मुझे डर लगा हुआ था कि कहीं वो मेरे साथ रात गुजारने की हामी न भर दे। वो मुझे जानता था कि मैं करीम बख्श की बेटी हूँ और मेरा बाप जुआरी है। जब आधा घंटा गुजर गया और जीदा मुझे बुलाने न आया तो मुझे तजस्सुस हुआ। पता नहीं जीदे ने शराफत से मेरे बारे में क्या बताया था और मेरी तस्वीर दिखाकर शराफत ने क्या कहा था। अगले दिन जब जीदा मिला तो मैंने इससे पूछ ही लिया। कहने लगा, तुम पूछ कर क्या करोगी? वो आदमी तुम्हारी तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था कि तुम इस कोठे पर कैसे पहुंची हो। मैंने इसे बता दिया कि तुम्हारा बाप तुम्हें जुए में हार गया था और जुआ जीतने वाले तुम्हें यहाँ बेच के गए थे। तुम्हारे अलावा और कोई लड़की थी नहीं, इसीलिए वो वापस चला गया था। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा कि इसने मेरे साथ रात क्यों नहीं गुजारी। जीते ने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। वो चला गया और मैं दम बखुद रह गई। जीदे की आंखों में न जाने ऐसे क्या था कि इसने मुझे सहरज़दा कर दिया था। इसका ये कहना कि बस कुछ दिन इंतजार कर लो मुझे उलझन में डाल गया था। मैं सारी रात इसकी बात पर गौर करती रही थी, कुछ समझ न सकी। अलबत्ता मुझे जीदे की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी थी। शायद वो मुझे पसंद करने लगा था। वो खुद भी खूबसूरत था और लंबे कद का नौजवान था। दिन गुजरते रहे और मेरी इज्जत महफूज रही। नायका ने भी दोबारा मेरे बारे में पूछना गवारा नहीं किया था। तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थी और मुझे खरीदने की कोशिश करती थी कि अभी तक मुझे किसी गाहक ने पसंद क्यों नहीं किया। एक रात जब सारी लड़कियां गाहकों के साथ कमरों में चली गईं, तो मैं कोठा घूमने की गर्ज से कमरे से बाहर निकली। बरामदे में जीदा और एक आदमी बैठा दिखाई दिया। जीदे के हाथ में मोबाइल था और वो आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ कह रहा था। आदमी के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। मैंने इस आदमी को ये कहते हुए सुना, नहीं भाई नहीं, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं कल फिर आ जाऊंगा, तुम मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीरें दिखाना। इतना कहकर वो चला गया और मैं तजस्सुस में पड़ गई। मैं जीदे से पूछना ही चाहती थी कि वहां नायका आ गई और पूछने लगी, हाँ भाई जीदे,
गाग को नई लड़की पसंद आई? जीदे ने कहा, नहीं आंटी, इसके पास पैसे कम थे। वो थोड़े पैसों पर लड़की के साथ रात गुजारने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वो चला गया। जीदे के झूठ पर मैं हैरान रह गई। नायिका कहने लगी, तुमने ठीक किया है, अभी तक इसे किसी मर्द ने नहीं छुआ। मैं इसे किसी अमीर आदमी को पेश करूंगी तो वो इसके साथ रात गुजारने की। नायिका की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं इस पर झपट पड़ूं और इसका गला दबा दूं, लेकिन मैं अपने इरादे को अमली जामा न पहना सकी और कमरे में लौट गई। मैं जीदे से बात करने के लिए बेताब थी कि इसने गाग से क्या कहा था कि इसने मेरे साथ रात गुजारने का इरादा बदल दिया था। मैं चुपके चुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन नायिका जीदे के साथ बैठी होती। इसी तरह रात गुजर गई और मैं जीदे से बात न कर सकी। मुझे जीदे का किरदार और इसरार लग रहा था। मैं इससे बात करने के लिए मौका तलाश कर रही थी। मुझे इस कमरे से किसी और कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए काफ़ी दिनों से मैंने आसमान की शक्ल भी नहीं देखी थी। एक दिन नायिका अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे जीदा बरामदे में अकेला बैठा हुआ नजर आया। मैं जल्दी से इसके पास पहुंच गई। मुझे देखते ही जीदा बुखला गया। अगले ही पल इसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले गया। गुस्से से कहने लगा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली हो? अगर नायिका ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं इससे पूछने ही चाहती थी, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी और मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं जब्त कर गई। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत महफूज रहेगी और मैं किसी गाग को पसंद नहीं आऊंगी, मगर ये मेरी खाम ख्याली साबित हुई। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने गागों के साथ चली गईं, तो मैं भी भागने के ख्याल से कमरे से बाहर निकलने की खातिर उठी। दरवाजे पर पहुंची तो मुझे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा नाम लेकर कह रहा था, हाँ मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसी के साथ रात गुजारना चाहूँगा। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी और मैं खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना नायिका का दिल मोम न कर सका। जीदा मुझे ले जाने के लिए कमरे में आया और कहने लगा, परेशान न हो नबीला, जो लड़का आ रहा है इसकी बात गौर से सुनना। आ जाओ, मैं इससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो जल्दी से बाहर निकल गया। मैं इसके पीछे चल दी। वो मुझे एक कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चला गया और मैं धड़कते और लरसते वजूद के साथ कमरे में दाखिल हुई। वो जो कोई भी था दरवाजे की तरफ पुश्त किए खड़ा था। मैं इसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो जब मुड़ा तो इसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वो तो मेरा कजन अजीम था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, अजमत तुम? अजमत मेरे मामू का बेटा था। वो मुस्कुराया और मुझे बिस्तर पर बिठाने के बाद खुद भी बैठा और कहने लगा, हाँ नबीला, मेरी जीदे से बात हो गई है। नायिका सो जाए, फिर वो हमें इस कोठे से बाहर निकाल देगा। मैं गो मगो की कैफियत में मुब्तला होकर इसे देखती रह गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहती थी, मगर इसने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि पहले हम यहाँ से निकल चलें, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। कोठे से निकलने के तसव्वुर से मेरी रूह सरशार हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद जीदा कमरे में आया और हमें बाहर आने का कहा। हम इसके पीछे कमरे से बाहर निकल आए। जीदे ने बताया, नायिका सो गई है, एक गार्ड वॉशरूम में है, दूसरे को मैं बातों में लगाता हूँ। नबीला को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैंने ऐसा ही किया। गेट पर एक गार्ड मौजूद था और मैं अजीम के साथ निकल गई। वो सीधा मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे नई आज़ादी मिली हो। मैं सारी बात भी जानने के लिए बेचैन थी। तभी अजीम ने तफसील बताना शुरू की। मैं किसी काम से तुम्हारे घर गया था। पप्पा जान की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं इन्हें अस्पताल ले गया। जब इनकी तबीयत संभली तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। मेरे उकसाने पर इन्होंने बताया कि वो तुम्हें जुए में हार चुके हैं और दोनों लड़कों ने तुम्हें कोठे पर बेच दिया है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। नबीला, मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था,
لیکن اماں نہیں مان رہی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ نبیلہ کا باپ جواری ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم کسی اور لڑکی کو پسند کر لو۔ لیکن میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میری شادی نبیلہ سے نہیں ہو سکتی تو پھر کسی سے نہیں ہوگی۔ بہرحال پپا کے بتانے پر میں فوراً کوٹے پر پہنچ گیا۔ جیدہ میرے جاننے والا نکلا تھا، وہ وہاں نوکری کرتا تھا۔ میں نے جیدے کو تمہاری تصویر دکھائی اور اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے وعدہ کر لیا۔ عیاش پرست لوگ جب تمہارے ساتھ رات گزارنے کی خاطر کوٹھے پر جاتے تھے تو جیدہ انہیں کہتا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ رات مت گزارو، اس لڑکی کو ایڈز ہے اور یہ زندگی کے دن گزار رہی ہے، اگر تمہیں ایڈز ہو گیا تو تم بھی مر جاؤ گے، اس لیے تمہارے ساتھ کوئی بھی رات گزارنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ ہم موقع کی تلاش میں تھے، تمہیں کوٹے سے نکالنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج ہمیں موقع مل گیا تو اس نے مجھے فون کر دیا۔ جیدے نے نائکا کی چائے میں نشے کی دوا ملا دی تھی، اب وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ گارڈ کا مسئلہ تھا تو ایک گارڈ اتفاق سے واش روم گیا تھا، دوسرے کو جیدے نے باتوں میں لگا دیا تھا۔ اب تمہارے بھاگنے کا الزام جیدے پر نہیں آئے گا، میں تمہیں صبح گھر لے جاؤں گا اور ہم دونوں سادگی سے شادی کر لیں گے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ عظیم کی باتیں سن کر میرے اندر سکون کی لہر توڑ گئی تھی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری عزت اگر محفوظ رہی تھی تو عظیم اور جیدے کی وجہ سے۔ اس کا صلہ میں تو جیدے کو نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس کا اجر اللہ پاک اسے ضرور دے گا۔ صبح ہوتے ہی میں عظیم کے ساتھ ماموں کے گھر پہنچ گئی اور عظیم نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ میری ممانی بھی ہماری شادی کرنے پر راضی ہو گئی اور اسی شام ہی ہماری سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں میرے باپ نے بھی شرکت کی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ بالآخر میں نے ابا کو معاف کر دیا اور عظیم کے سنگ زندگی گزارنے لگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔